हेलो मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब मस्त होंगे और आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल NH स्टडी संग्रह पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप सभी को रिवीजन क्लासेस मिलती है। आप लोग जानते हैं, जो मेरा रेगुलर क्लासेस देखता है उसको पता है। अगर आप हमारे रेगुलर क्लासेस नहीं देखते हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप तक हमारे वीडियो पहुंच पाएगा और आप बेफिक्र देख सकते हैं। तो मेरे साथ आप भी रिवीजन कीजिए, क्योंकि पढ़ना ही सिर्फ बड़ा काम नहीं है। जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तब तक आपका अच्छा मार्क्स आना ही आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 हो चुका है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं पार्ट 1। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आप सभी का तहे दिल से बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव देखेंगे, ये सब देखेंगे। तो बताइए, कल के वीडियो में क्या क्या पढ़े थे आप लोग। तो एक सवाल पूछते हैं, बताइएगा कि जल का परावैद्युतांक कितना होता है। जल का परावैद्युतांक मान कितना होता है, बताइए। जल का परावैद्युतांक वैद्युतांक मान कितना होता है, कमेंट में बताइएगा फटाफट। वही लाल शर्ट वाला, कमेंट में बताओ फटाफट कि पानी का परावैद्युतांक कितना होता है। नहीं होगा, पानी का परावैद्युतांक याद रखिएगा कितना होता है, 80 होता है। अगर आपसे पूछेगा धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, तो धातुओं का परावैद्युतांक होता है कितना, याद रखिएगा, अनंत। कितना होता है, अनंत होता है। तो धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। उसके बाद ठीक है, धातुओं का परावैद्युतांक हो गया। और पूछेगा अधातु का परावैद्युतांक कितना होता है, 1 से अधिक। क्या होता है, 1 से अधिक अधिक होता है। क्या होता है, तो धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, 1 से अधिक होता है। क्लियर है ना। चलिए, क्लियर है। चलिए, आज के वीडियो में और आगे देखेंगे और एक दो सवाल पूछते हैं। ठीक है, बताइए कि धनावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है या फिर इलेक्ट्रॉन की अधिकता। बताइए, ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। बताइए, धनावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होगा या फिर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा धनावेश में, और ऋणावेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होगा या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगा। बताइए, दोनों में से बताइए, दोनों का जवाब फटाफट। तो परिभाषा हम लोग क्या पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन में, देखिए, इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। तो याद रखिएगा, धनावेश पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो द्रव्यमान में भी कमी होगा, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद ऋणावेश क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता से उत्पन्न आवेश को कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी इलेक्ट्रॉन अधिक होगा यानी बढ़ेगा, तो इसका द्रव्यमान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये तो आपको याद रखना है। चलिए, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। और एक तो सवाल है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितना गुना जो है क्या होता है, प्रबल होता है। बताइए, इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा 10 की घात कितना, 43 गुना होता है। और प्रोटॉन की बात होगा तो प्रोटॉन याद रखिएगा 10 की घात कितना होता है, 36 गुना होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, क्लियर है। और एक तो सवाल है कि बताइए, कूलम बल क्या है, एक केंद्रीय बल है या फिर एक क्या है, केंद्रीय बल है या फिर एक बिंदु बल, ना बिंदु बल नहीं बोलता इसको। कूलम बल एक केंद्रीय बल है या फिर, हाँ, केंद्रीय बल है या नहीं, बताइए। बताइए, कूलम का बल जो है केंद्रीय बल है या फिर नहीं, हाँ या ना। जवाब बोलिए फटाफट, हाँ या ना। तो याद रखिएगा, हाँ, केंद्रीय बल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो कल के वीडियो में जो सब पढ़ लिए थे, ये भी पढ़े थे ना, वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के क्या होते हैं, लंबवत होती है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, समविभव पृष्ठ के लंबवत होते हैं। देखिए, अगर ये मान के चले पृष्ठ है, ठीक है, पृष्ठ है ना, तो ये ऐसे करके खड़ा होता है। वैद्युत बल रेखा खड़ा, इस तरह से खड़ा होता है। ठीक है, यानी कि ऐसे सुतल रहेगा, खड़ा होता है वैद्युत बल रेखा। रेखा हमेशा इसके लंबवत होता है। लंबवत मतलब क्या होता है, खड़ा। मान लीजिए ये कोई क्या है,
पृथ्वी है, इसमें बांस खड़ा है, तो खड़ा है तो ये लंबवत में है ना, इसी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, वैद्युत बल रेखाएं एक सतत वक्र है, यह बल रेखाएं एकाएक विखंडित नहीं हो सकती है, क्यों? तो ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा, आशा करते हैं। अगर नहीं कर पाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कराएंगे आपको। ठीक है, बस इस नंबर में आप डाउट भेजिएगा, 91 13 74 23 21, बस इसमें भेजिएगा, आपका सब डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब डाउट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना? और एक तो सवाल और पूछा जाता है, जैसे दो बल रेखाएं एक बिंदु पर एक दूसरे को जो है कभी नहीं काटती है, क्यों? बताइए, क्यों नहीं काटती है कभी? ये सब रीजन के साथ मैं आपको पढ़ाया हूँ। ठीक है, पढ़ाया हूँ, नहीं पढ़ाया है तो इसका हम सब्जेक्टिव का एक क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें सिर्फ सब्जेक्टिव का क्लास होगा। ठीक है, किसका क्लास होगा? तो सब्जेक्टिव का क्लास होगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्जेक्टिव क्लास लेकर के मिलेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। चलिए बताइए तो कमेंट में, कुछ भी आप लोग जानते हैं क्या? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, दो समान प्रकृति मतलब दो समान प्रकृति के होना चाहिए, नहीं, दो समान परिमाण समान होने चाहिए, लेकिन प्रकृति अलग अलग प्रकृति। ठीक है, दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश है। ठीक है, मान के चलते एक प्लस क्यों आवेश है, एक माइनस क्यों आवेश। प्रकृति में तो क्या होता है? प्लस माइनस, यही होता है प्रकृति। तो दो समान तथा विपरीत प्रकृति के दो आवेश जब एक दूसरे के नज़दीक रखा हो, मान के चलते हैं L दूरी पर रखा हो या 2L दूरी पर रखा हो, तो इससे बने निकाय को ही क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दो समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश जब अल्प दूरी पर, थोड़ी ही दूरी पर रखा जाए तो उससे बना निकाय को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उदाहरण जैसे HBr HCl H2O। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। और वैद्युत द्विध्रुव से ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव से ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना है। क्या बना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना है। ठीक है, क्लियर है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव का सामर्थ्य जो होता है एक सदिश राशि द्वारा व्यक्त करते हैं। किस द्वारा? सदिश राशि द्वारा व्यक्त करते हैं। इसको याद नहीं करना है, ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, जिसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब देखिए कि किसी वैद्युत द्विध्रुव में, ठीक है, किसी वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश पर, ठीक है, किसी एक आवेश पर कार्य करने वाला किसी एक आवेश, हाँ, किसी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किसी एक आवेश के परिमाण तथा उस आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल, बीच की दूरी d होता है, तो d के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ परिभाषा है, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। याद रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव को किससे सूचित करते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव को P से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। क्या करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं, इसलिए हो जाएगा P इक्वल टू, ठीक है, Q इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, आवेश तथा दूरी के गुणनफल, देखिए गुणनफल में है तो आवेश Q और दूरी गुणनफल में है, इसलिए P इक्वल टू Q इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, बताइए समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है, बस इतना याद रखिएगा। और याद रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है एक क्या होता है? सदिश राशि होता है। कौन सी राशि होती है? याद रखिएगा, सदिश राशि होता है, यानी इसका दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। परिमाण तो बताए थे हम लोग, दिशा तो सदिश राशि होता है। ठीक है, चलिए एक तो डायलॉग मार दे क्या? चलिए डायलॉग मार देते हैं कि आग ही आग की दरिया हो। क्या बोलना है? आग ही आग की दरिया हो, मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊं, तुम तो बहुत कड़िया हो, तुम तो बहुत कड़िया हो। कैसा लगा बताइए? थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए। कैसा लगा? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए ठीक है। इसका जो देखिए, वैद्युत द्विध्रुव में P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू क्या होता है? D होता है। तो Q का मात्रक क्या होगा बताइए? Q क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। ये आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? अच्छा ठीक है, पढ़े हैं। उसके बाद गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए D क्या है यहाँ पे? D, ठीक है, D। अब देखिए D क्या है? तो D यहाँ पे क्या है? देखिए D दूरी है, तो दूरी के लिए क्या होता है? दूरी के लिए मीटर, तो कूलम इंटू क्या हो जाएगा? मीटर। या इसका अन्य एक मात्रक होता है dy। क्या होता है? dy। ठीक है,
ये दोनों मात्रा याद रखिएगा। देखिए कूलम इंटू मीटर बटे डी वाई, ठीक है। और इसकी बीमीय सूत्र क्या होता है, LTA होता है। अब बताइए LTA कैसे आया, मैं आपको रटाऊंगा नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू डी होता है। तो Q का बीमा पता है आपको, आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है, ठीक है, AT। अब AT कहाँ से आया, Q इक्वल टू क्या होता है, IT होता है ना। आई का हो जाएगा ए, बीमा में लिखेंगे ए, और टी का टी हो जाएगा, तो ब्रैकेट में डबल, तो AT गुना डी का मान क्या होता है, मात्रक, तो इसका हो जाएगा L, ठीक है। देखिए लंबाई में कुछ भी हो, लंबाई में मीटर हो, कुछ भी हो, तो L से उसको किस में लिखते हैं, तो बीमीय सूत्र में लिखते हैं। तो LTA या ATL बोल सकते हैं, LTA या ATL, देखिए यहाँ पे, ठीक है, LTA, ठीक है, ये है, ठीक है। ये एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर निकलती है। आप बताइए कि वैद्युत बल नहीं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, इसकी दिशा किधर से किधर होती है, तो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसकी सूत्र P इक्वल टू Q इंटू डी है, तो देख लिए थे। चलिए क्लियर है। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, याद रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो कंडीशन में होता है। एक होता है अक्षीय स्थिति में, क्या होता है, अक्षीय स्थिति में, और एक होता है निरक्षीय स्थिति में। एक होता है अक्षीय स्थिति में और एक होता है निरक्षीय स्थिति में। इतना तो आपको क्लियर है ना। तो वैद्युत बल रेखाएं जो होती है, वैद्युत बल कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो कंडीशन में, एक अक्षीय स्थिति में, एक निरक्षीय स्थिति में। अब देखिए अक्षीय स्थिति में क्या होता है, तो याद रखिएगा अक्षीय स्थिति में जो सूत्र होता है, देखिए अक्षीय स्थिति के बारे में हम बता रहे हैं, अक्षीय स्थिति, तो अक्षीय स्थिति क्या होता है, E इक्वल टू 1/4πε0 A1 है, 1/4πε0 2p अपान r3, ये हुआ अक्षीय स्थिति में। और निरक्षीय स्थिति में पूछेगा तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू, ठीक है, 1/4πε0 को के लिख सकते हैं ना, के यहाँ शॉर्टकट लिख रहे हैं हम, ठीक है, के। अब देखिए 2p अपान r3, तो 2 इसमें से हट जाता है, तो p अपान r3 हो जाता है। ये होता है निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ है देख लेते हैं। देखिए इसके लिए दो कंडीशन, निरक्षीय स्थिति तथा अनुदैर्ध्य स्थिति, जिसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति को क्या बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। किसी भी स्थिति के लिए निकालना है तो उसके लिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, किसी भी स्थिति के लिए। देखिए अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति में क्या होता है कि ये सीधा में होता है, ठीक है, ये होता है अनुदैर्ध्य में होता है, ठीक है, अनुदैर्ध्य में। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक माइनस क्यू लिया है, एक प्लस क्यू लिया है, और उसके मध्य बिंदु O मान लेते हैं। O से r दूरी पर बिंदु P स्थित है, और इस पर तीव्रता निकालना है। तो E इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 2p अपान r3 हो जाता है, ठीक है। और इसको सिद्ध करना बहुत जरूरी है, और ये 5 नंबर में पूछा जाता है। इसके लिए हम एक क्लास लेकर के आएंगे, और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो डेरिवेशन है आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, ठीक है। तो निरक्षीय स्थिति क्या होता है, तो ए माइनस क्यों है, ए प्लस क्यों है, और इसके बीच की दूरी 2l है, ठीक है। इसके मध्य बिंदु O मान लेते हैं, O से r दूरी पर क्या है, बिंदु P स्थित है, और बिंदु P पर क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या बताए थे सूत्र, E इक्वल टू क्या होता है, के पी अपान r3। ये ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में जैसे यहाँ पे है, किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समानुपाती होते हैं 1/r²। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, 1 अच्छा ये हुआ बिंदु आवेश के कारण होता है तब। तो बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, तो बिंदु आवेश के कारण फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q अपान r² होता है। देखिए क्या हो जाएगा, E इक्वल टू ना, E इक्वल टू हो गया, तो E के जो 1/r² के समानुपाती है, नहीं वैध कर्मानुपाती, 1/r² क्या है, वैध कर्मानुपाती, यही लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E समानुपाती होते हैं 1/r³ के, क्या होते हैं, 1/r³ के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, ठीक है। 1/r³ क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो ये किससे पढ़े थे हम लोग, तो इससे पढ़े थे। देखिए r³ के समानुपाती होता है ना, ये देखिए यहाँ पे देखिए r³ है ना, देखिए 2p अपान r³ है ना, तो 1/r³ क्या होता है, वैध कर्मानुपाती होते हैं, समानुपाती नहीं, वैध कर्मानुपाती, याद रखिएगा, ठीक है। यही सब यहाँ पे पॉइंट लिखा गया और कुछ नहीं है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण बहुत बड़ी दूरियाँ r जो है L से बड़ा होता है, इसलिए L का मान हमेशा 0 लेते हैं। जब हम डेरिवेशन कराएंगे ना, वहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
उसके बाद अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तुलना में दोगुनी होती है। दोगुनी होता है ना, देखिए उसमें क्या पढ़े थे, P/R³ पढ़े थे, और एक होता है 2P/R³, ये होता है अक्षीय स्थिति में और एक होता है निरक्षीय स्थिति में। तो 2 गुना है ना, 2 गुना है, देखिए 2 गुना है ना, बस इतना याद रखना। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर है कि वैद्युत बल क्या होता है। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। देखिए किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाले बल को, यानी कार्य करने वाला बल को क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। अब देखिए वैद्युत बल E इक्वल टू क्या हो जाता है, देखिए E इक्वल टू वैद्युत बल E इक्वल टू F/Q हो जाता है। तो वैद्युत बल E इक्वल टू कितना हो जाता है, F/Q हो जाता है। ठीक है, वैद्युत बल E इक्वल टू F/Q हो जाता है। अगर धनात्मक आवेश हो तो क्या हो जाएगा, प्लस में Q हो जाएगा, और ऋणात्मक आवेश हो तो माइनस में Q हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए F इक्वल टू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, F इधर आ जाएगा और E जो है Q के साथ चिपक जाएगा, यानी गुना करने लगेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसमें और कुछ दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ समझना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखिए वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण युग्म का जो है आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए कार्यरत करने, देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई अगर बल कार्य कर रहा है, वैद्युत द्विध्रुव पर कोई कार्यरत बल कार्य कर रहा है, तो उसका बल आघूर्ण क्या होता है। तो बल आघूर्ण को याद रखिएगा, टाउ से सूचित करते हैं, टाउ। फिर बाव नहीं बोलेगा, बाव बाव कभी नहीं बोलेगा, टाउ बोलेगा, टाउ। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाता है, PE साइन थीटा। क्या होता है, PE साइन थीटा। P क्या है यहाँ पे, तो P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसके बाद E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका साइन थीटा, तो साइन थीटा ही ये है। अब देखिए जब साइन थीटा को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस गुणन हो जाएगा, क्रॉस गुणन जब साइन थीटा हटेगा। और कोस थीटा के लिए क्या होता है, डॉट गुणन होता है। ठीक है, ये सब 11 के क्लास में दिया गया। ठीक है, देखिए अब देखिए इसका मात्रक क्या होता है, तो P होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, कूलम इंटू मीटर होता है, गुना E का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कितना हो जाता है, कूलम, यानी F/Q, न्यूटन बटे कूलम हो जाता है। तो देखिए कूलम कूलम खत्म, तो न्यूटन मीटर, यही होता है मात्रक, यहाँ लिखा हुआ है टाउ का मात्रक न्यूटन मीटर हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका बीमा याद रखिएगा, ML/T/3 देखिए ML²T/2, इसी तरह से निकालेगा इसका बीमा और इसका बीमा निकाल के गुना हो जाएगा, बस निकल जाएगा इतना। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ क्या होता है। जब एक समान वैद्युत क्षेत्र रहेगा तो उसमें आवेशित कण का पथ क्या रहेगा। तो जब कण क्षेत्र के समानांतर प्रवेश करता है तो क्या हो जाता है, समानांतर प्रवेश करने पर क्या हो जाता है, रेजुरेखीय गति करेगा। ठीक है, समानांतर प्रवेश करने पर रेजुरेखीय गति प्रवेश करेगा, समानांतर प्रवेश करने पर रेजुरेखीय गति प्रवेश करेगा, इतना याद रखना है। जब कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो क्या होगा, परवलयाकार होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा था, परवलयाकार होता है। ठीक है, परवलयाकार होता है। ठीक है, चलिए जब कण में अब लंबवत प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगा, परवलयाकार होगा, और जब समानांतर प्रवेश करेगा तो क्या हो जाएगा, रेजुरेखीय हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, देखिए वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया। तो बताइए निरक्षीय स्थिति में आपको बताया था ना, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³, यही पढ़े थे। तो इसी को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग सिद्ध करने के लिए अगले क्लास में मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि सिद्ध करना टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, तो एक अलग ही वीडियो इसका बनेगा। ठीक है, अब चलिए पढ़ेंगे कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। तो सतत आवेश वितरण जो होता है, ठीक है, देखिए यहाँ पे सतत आवेश वितरण, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सतत आवेश वितरण क्या होता है। तो सतत आवेश वितरण ऐसा निकाय जिसमें उपस्थित सभी आवेश जो होता है एक वितरण यानी समान रूप से क्या हो, समान रूप से रखे हो। ठीक है, पास पास रखे हो, एक दूसरे के पास पास रखे हो, वही को सतत, सतत मतलब क्या, लगातार सतत हो। ठीक है, तो पास पास रखे हो उसी को क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। एक होता है, याद रखिएगा, रेखीय आवेश वितरण, और दूसरा होता है पृष्ठ आवेश वितरण, और तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। ठीक है, ये 3 ठो होता है। तो चलिए
देखते हैं। तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? जब आवेश किसी सरल रेखा पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे क्या कहते हैं? एक समान सरल रेखा पर एक समान रूप से वितरित होता है, उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। और रेखीय आवेश वितरण को याद रखिएगा लैम्बडा से सूचित करते हैं। लैम्बडा इक्वल टू क्या होता है? तो याद रखिएगा लैम्बडा इक्वल टू क्यू अपान एल हो जाता है, ठीक है। और इसका मात्रक पूछेगा तो क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलम। और एल का मात्रक क्या होता है? मीटर। कूलम इंटू मीटर, ठीक है। इसको लैम्बडा सूचित करते हैं, इतना याद रखिएगा। चलिए ठीक है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? बताइएगा फटाफट, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए देखिए यहाँ पे तो रेखीय आवेश वितरण चल गया, पता कर गया। तो ये याद रखिएगा, रेखीय आवेश वितरण किससे सूचित करते हैं? लैम्बडा से सूचित करते हैं। लैम्बडा एक्चुअली क्या होता है? क्यू अपान एल होता है, ठीक है। क्यू अपान क्या होता है? एल होता है, ठीक है। मात्रक भी हम लोग देख लिए। अब पढ़ेंगे पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है। पृष्ठ आवेश वितरण क्या होता है? तो जब आवेश किसी आवेश के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होता है, ठीक है। देखिए जब आवेश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो रेखीय पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश वितरण किससे सूचित करते हैं? तो याद रखिएगा पृष्ठ आवेश वितरण किससे सूचित करते हैं? ये सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपान ए हो जाता है, यानी कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल हो जाता है। कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल हो जाता है और इसका मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए कूलम प्रति मीटर, देखिए यहाँ पे कट गया है, ठीक है। तो हम आपको लिख दिए हैं कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। और सिग्मा से सूचित करते हैं, सिग्मा जो क्यू अपान ए हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब पढ़ेंगे आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश क्या होता है? जब आवेश किसी आयतन के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक समान रूप से वितरित होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। इसे किससे? रो से सूचित करते हैं, ठीक है। रो से इस तरह से लिखा जाता है रो। तो रो इक्वल टू कितना हो जाता है? रो इक्वल टू क्यू अपान भी हो जाता है। भी क्या है? आयतन है, यानी आयतन मीटर क्यूब। और ये क्या है? कूलम। तो कूलम प्रति मीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा दे, ऐसा ही मात्रक को लिखे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आवेश के आयतन घनत्व की परिभाषा देंगे और ऐसा ही मात्रक लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा, देखिए यहीं पे लिखा गया है, ये तो लिखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और आगे पढ़ेंगे कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। मान के चलते हैं कि देखिए वैद्युत फ्लक्स को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? मान के चलते ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र है। देखिए वैद्युत क्षेत्र है और इसमें एक पृष्ठ है, ठीक है, पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ, मतलब मान लेते हैं एक पृष्ठ है। तो उस पृष्ठ से जो ये वैद्युत बल रेखाएं, यानी कि ये जो पृष्ठ से जो है ये वैद्युत बल रेखाएं जा रहा है, ठीक है, ये वैद्युत बल रेखाएं जा रहा है, ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं जा रहा है। बस इसी की संख्या को या इसी के परिमाण को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको याद रखिएगा फाई से सूचित करते हैं। और फाई इक्वल टू क्या होता है? ई ए कोस थीटा होता है। और याद रखिएगा जब आप कोस थीटा नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? डॉट गुणन हो जाता है, डॉट, जब कोस थीटा नहीं लिखते हैं तब, ठीक है, क्लियर है। चलिए ये जो है एक सदिश राशि होता है। कौन सी राशि? सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है। कौन सी राशि होता है? तो याद रखिएगा क्या होता है? तो सदिश राशि होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए और भी देखेंगे और यहाँ पे क्लियर है ना। अब इसका मात्रक उत्तरक भी देख लेंगे, ठीक है। देखिए जब वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश करता है तो वैद्युत क्षेत्र ऋणात्मक होता है। देखिए मान के वैद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, अगर पृष्ठ में प्रवेश कर रहा है तो ये क्या है? ऋणात्मक बताएगा, और बाहर निकल रहा है तो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। यही समझाना चाह रहा है। जब वैद्युत बल रेखाएं परस्पर पृष्ठ से बाहर निकलता है तो वैद्युत क्षेत्र धनात्मक होता है, जब अंदर प्रवेश करता है तो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। देखिए यहाँ पे समझाया गया है, इस फिगर से देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए इसको समझाया गया है, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो याद रखिएगा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है, एक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। लेकिन ये वोल्ट मीटर आया कहाँ से? तो देखिए फाई इक्वल टू क्या होता है, ई ए कोस थीटा। तो इसका कोई बीमा नहीं होता, मात्रक नहीं होता है और बीमा भी नहीं होता है। तो ई का मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलम, बटे कूलम। और इसका होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर मीटर देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, एक मात्रक ये हो गया। और ई इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, वी अपान एल। तो वी होता है वोल्ट, वोल्ट होता है। और एल का मतलब क्या होता है, मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। और इनटू इधर क्या है, ए है, ए का मतलब मीटर, इसको मीटर मीटर खत्म तो वोल्ट मीटर अनुसार आ जाएगा। ठीक है, चलिए दो बीमा होता है। देखिए एक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम और एक होता है, अच्छा वैद्युत फ्लक्स जो है सदिश राशि होता है ना, क्या अदिश राशि दिया है, यह एक अदिश राशि होता है। अच्छा इसका बीमा याद रखिएगा, इसका बीमा एम एल स्क्वायर एम एल क्यूब टी इनवर्स क्यूब ए इनवर्स। ठीक है, एम एल क्यूब टी इनवर्स क्यूब ए इनवर्स। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा, एक ये मात्रक है, एक ये मात्रक है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखिए एक हिसाब है, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र ई इक्वल टू इतना दिया है। ठीक है, और एस, एस को ए भी लिख सकते हैं, क्षेत्रफल है, एस इतना दिया है। तो कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, शॉर्ट का आंसर निकालिए। जे है तो जे इसमें खोजना है, कहाँ पर जे है याद रखिएगा। देखिए जे देख फाइव छोटे क्या होता है, ई ए कोष्ठा होता है, लेकिन यहाँ पे कोष्ठा हटाओ, हटा दो कोष्ठा को, तो यहाँ पे डॉट गुणन लगता है। ठीक है, तो ई का मान कितना है, इतना है। तो इतना नहीं लिखना है हमको, इसमें देखना है क्या जे है, तो जे इसमें भी देखना है। तो 4 जे है या 10 जे है, तो दोनों गुना करने के, तो 10 चौक 40 जे हो जाएगा। तो 40 वोल्ट मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 40 वोल्ट मीटर, शॉर्ट का आंसर निकालिए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, चलिए क्लियर है, चलिए क्लियर है। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, गॉस की प्रमेय अथवा नियम। गॉस की प्रमेय क्या होता है, गॉस का प्रमेय क्या होता है? तो मान के चलते हैं कि क्या मान के चलते हैं, एक कोई बंद पृष्ठ है, मतलब चारों तरफ से बंद है, बंद है। तो जब इसमें वैद्युत बल रेखाएं जाता था तो वो वैद्युत फ्लक्स कहलाता था। लेकिन इसमें वैद्युत फ्लक्स जाएगा, जब इसमें वैद्युत फ्लक्स जाएगा, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स जाएगा, वैद्युत फ्लक्स तथा इसमें जो है वैद्युत फ्लक्स जाएगा और इसमें जो उपस्थित कुल आवेश होगा बस उन्हीं के क्या होते हैं 1/ε0 गुना हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझे? देखिए इसमें वैद्युत फ्लक्स मान के चलते हैं, वैद्युत फ्लक्स फाई है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स मान के चलते वैद्युत फ्लक्स फाई है। तो फाई जो है वैद्युत फ्लक्स, इसमें उपस्थित, इस पृष्ठ में उपस्थित आवेश, क्योंकि क्या हो जाएंगे 1/ε गुना हो जाएगा। तो 1/ε गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। यानी फाई इक्वल टू क्या होता है, कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट यानी कि एप्सिलॉन क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर है, क्लियर है। अब पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग क्या क्या है? तो अनंत विस्तार की रेखीय आवेश की चार तार के कारण तीव्रता पूछेगा तो क्या होगा, रेखीय आवेश के कारण पूछेगा तो क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर हो जाएगा। लैम्डा नहीं यहाँ ई होगा। ठीक है, वैद्युत तीव्रता पूछा है ना, ई हो जाएगा। तो ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बटे आर। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, लिखा गया। लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश क्यू अपान एल भी यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2Q अपान RL हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और R क्या है, दूरी है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ होता है। ठीक है, हमको तो सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, चलिए और कुछ नहीं। और अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, या सिग्मा ई इक्वल टू क्यू अपान 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई इक्वल क्यू अपान 2A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी खोखले गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब किसी खोखले गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो जो आर दिया रहेगा, बड़ा आर दिया रहेगा तो बड़ा आर, छोटा आर दिया रहेगा तो छोटा आर। ठीक है, तो पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। देखिए बड़ा आर दिया है ना, तो बड़ा आर का स्क्वायर, और क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या हो जाएगा, तो क्यू अपान हो जाएगा कितना, आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी लाइए भाई, आप लोग एनर्जी लाइए। क्यू अपान कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर
हो जाएगा, ठीक है। उसको देखिए, आर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, शून्य होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर बिंदु पर, ठीक है, कितना होता है, शून्य होता है। इसको आप लोग याद ही कर लीजिए। और बंद गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद रखिएगा, शून्य होता है। बंद गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है, शून्य होता है। कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। और बाहर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो थीटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ठीक है। बस इतना है। गोले के अंदर S बिंदु पर तीव्रता पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो S बिंदु पूछेगा तो E इक्वल टू 1/4πε0 क्या हो जाएगा, QR/3 या QR/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा देख लीजिएगा, इसको कन्फ्यूज लग रहा है, थोड़ा घिचमिच हो गया है तो समझ में नहीं आ रहा है हमको भी, ठीक है। ये तो थोड़ा बताइएगा आप लोग अगर जानते हैं तो। अब देखिए क्या है, अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो E1 और इसको मान लीजिए E2। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, E1 और E2 को दोनों को जोड़ देंगे, दोनों प्लेट है तो दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा, E1 हो जाएगा, क्या पढ़े थे, तो किसी अनंत के कारण क्या पढ़े थे, सिग्मा अपान क्या पढ़े थे, 2ε0 पढ़े थे, प्लस सिग्मा अपान 2ε0 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2 सिग्मा अपान 2ε0, 2 खत्म तो सिग्मा अपान ε0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे E इक्वल टू सिग्मा अपान ε0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे है, लेकिन ये दोनों विपरीत आवेश है, ठीक है। विपरीत आवेश है तो इसके द्वारा जो आवेश होगा ये इधर की ओर होगा, और माइनस के कारण विपरीत आवेश होता है तो विपरीत ये भी इधर की ओर होगा। दोनों एक दूसरे के पास आएगा तो क्या होगा, ये दोनों भी क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, E इक्वल टू इसका भी मान उतना ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए माइनस क्यों के लिए, इसके लिए अलग निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। E इक्वल टू 0 हो जाएगा, दोनों को घट जाएगा तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, चलिए क्लियर है। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। और ये चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है। चैप्टर क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और उम्मीद करते हैं ये 2 ही क्लास में ख़त्म हो चुका है, क्योंकि छोटा था। तो कल के वीडियो में हम लोग जो है लाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है। क्या लाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो चलिए चलते हैं।